नमस्ते दोस्तों, यूनिक कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डिम्पल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। इसके अंदर हम आज देखेंगे एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सही आंसर क्या है ये पहचानना होगा। तो हम बायोलॉजी को लेकर आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज एक प्रकार का है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पेंटोस शर्करा, हेक्सो शर्करा, टेट्रोस शर्करा और डायोस शर्करा। तो इनमें से कौन सा जवाब आएगा? तो ग्लूकोज कौन सी शर्करा है? तो ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोक शर्करा है। यह जल में घुलनशील होता है, यानी कि आसानी से ये जल में घुल मिल जाता है। जैसे कि हम हमारे बॉडी के अंदर जब भी ग्लूकोज कम हो जाता है तो हम बाहर से पाउडर लाके पानी में मिला के पीते हैं, तो वो जो पाउडर होता है वो पानी में आसानी से घुल जाता है। तो इसलिए ग्लूकोज जो है वो आसानी से घुलनशील होता है। मनुष्य की पाचन क्रिया में ग्लूकोज अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे वनस्पति पौधे जो होते हैं वो पौधे प्रकाश संश्लेषण में भी यही करते हैं। वो अंतिम उत्पादन में क्या देते हैं? हमें ग्लूकोज देते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की वो क्रिया करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? बाद में ग्लूकोज मिलता है। वैसे भी मनुष्य के अंदर भी ऐसा ही होता है। वो पाचन क्रिया में ग्लूकोज क्या होता है? वो अंतिम उत्पाद होता है। वो अंतिम मोड पे वो ग्लूकोज प्राप्त करता है। ग्लूकोज पहले पायरुवेट में बदलता है, फिर एटीपी में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये तो ग्लूकोज के बारे में हमें ये 4 चीजें जानना बहुत जरूरी है। ग्लूकोज क्या करता है? तो सबसे पहले वो पायरुवेट में उत्पन्न होता है। किसमें? सबसे पहले वो पायरुवेट में होता है उत्पन्न, और फिर वो एटीपी में बदलता है, एमिनो ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी में बदलता है, और उसके बाद हमें उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये तीन उसके स्टेज हैं। ग्लूकोज क्या करता है? पहले पायरुवेट में ट्रांसफर होता है, फिर एटीपी में, और फिर हमें उससे अपनी बॉडी के अंदर ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज के बारे में ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? तो कौन सी शर्करा? एक शर्करा है, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सी शर्करा है? तो ग्लूकोज एक प्रकार की हेक्सो शर्करा है। तो उसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, वसा क्या है? वसा मतलब फैट, FAT, फैट। तो वसा का संचय कहाँ पे होता है मानव शरीर के अंदर? तो वसा का संचय वसा ऊतक में होता है, जिसे हम एडिपोज ऊतक भी कह सकते हैं। तो मानव शरीर के अंदर वसा ऊतक के अंदर वसा का संचय होता है। मनुष्य में वसा का संचयन करने वाली संयोजी ऊतक है। ये जो वसा ऊतक जो है वो क्या है? मनुष्य में वसा का संचयन करने वाली संयोजी ऊतक है। ये ऊतक कई तरह की वसा कोशिकाओं जिनमें वसा का भंडारण होता है उनसे बनी होती है। जो ऊतक है उसके अंदर बहुत सारी एडिपोसाइट्स होती है, उसका यहाँ पे भंडार होता है। ये 2 तरह के होते हैं, सफेद वसा और भूरा वसा। यानी कि यहाँ पे जो वसा है वो किस प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सफेद वसा, और जो दूसरी होती है वो होती है भूरा वसा। कभी कभी सफेद के जगह पे आपको पीला ऑप्शन भी दिया हो तो वो भी सच है। सफेद या फिर पीली तरह की वसा होती है, या फिर तो बुरी तरह की वसा होती है। तो यहाँ पे जो वसा है वो किस तरह की होती है? 2 तरह की होती है। इतना हमें वसा संचय के बारे में पता होना जरूरी है कि वसा का संचय कहाँ पे होता है? वसा ऊतक में होता है, यानी कि एडिपोज ऊतक के अंदर होता है। और कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सफेद और भूरा। ये 2 प्रकार की होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वसा का संचय कहाँ पे होता है? वसा ऊतक में होता है, ना यकृत में, ना उपकला ऊतक में, ना अधिचा में, लेकिन कहाँ पे होता है? वसा ऊतक में होता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है तीसरे क्वेश्चन में? इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है? जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो हमें इसका मतलब कोई एक जोड़ा सुमेलित नहीं होगा, 3 जोड़ा सुमेलित होगा। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी के बाजू में हमें क्या दिया है? पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन बी हमें
विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है? पायरिडॉक्सिन से मिलता है। विटामिन सी का हमें दिया है एक्सकार्बिक एसिड। विटामिन ई का है अल्फा टोकोफेरोल और विटामिन ए का है सूर्य का प्रकाश। ये चारों को देख के हमें आसानी से इसका आंसर पता चल सकता है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, इसके सामने दिया है विटामिन ई, जबकि हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश, उनमें से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो इसका मतलब कि ये आंसर गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? विटामिन ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कौन सा विटामिन हमें देता है? विटामिन डी को देता है। इस वजह से ये आंसर गलत है। हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है? मक्खन, जैतून का तेल, कॉनोला रिपीट या फिर सरसों का तेल। तो सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है? तो आंसर आएगा इसका बी, जैतून का तेल। क्यों जैतून का तेल आएगा? तो हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल कौन सा है? जैतून का तेल है। इसमें 83%, कितने परसेंटेज? 83% इसके अंदर ओलेक एसिड है। कौन सा एसिड है? ओलेक एसिड या फिर अल्म। तो इसके अंदर 83% ओलेक एसिड है। इसकी वजह से यहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल सबसे अच्छा कौन सा है? जैतून का तेल है। ओलेक एसिड जो हृदय संबंधी जो भी बीमारियां होती है उसे कम करने में हमें मदद करता है इस वजह से। और स्किन और हेयर के जो प्रॉब्लम होते हैं, ड्राई स्किन रहती हो जिसकी, और हेयर का भी जिसका प्रॉब्लम होता है, उनका प्रॉब्लम भी ये जैतून तेल से सॉल्व हो सकता है। स्किन को ब्राइट करता है, हेयर को ब्राइट करता है, अच्छा बनाता है। तो उसे एक तरह से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। कौन सा? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्ट अटैक वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उसे वो कम करता है, उसे कम करने में मदद करता है, क्योंकि उसके अंदर 83% ओलेक एसिड है। कौन? किसके अंदर? जैतून का तेल के अंदर। तो ये हमें याद रखना है कि स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल सबसे अच्छा कौन सा है? जैतून का तेल है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या है? विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई थी? विटामिन B12 के अंदर किसकी उपस्थिति? कोबाल्ट की उपस्थिति। तो ये जानकारी जो है वो किस परीक्षण के द्वारा दी गई थी? स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोरेक्स बीड परीक्षण, सोडियम नाइट्रो प्रूसाइट परीक्षण या फिर जली संलयन परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोरेक्स बीड परीक्षण। कैसे? तो विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम बोरेक्स बीड परीक्षण या फिर ब्लिस्टर परीक्षण द्वारा किया गया था। बोरेक्स बीड परीक्षण या फिर ब्लिस्टर परीक्षण द्वारा किया था। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी बर्जेलियस ने 1812 में दी थी। किसने? बर्जेलियस ने 1812 में दी थी। तो आपको B12 में से कोबाल्ट की उपस्थिति के बारे में ये तीन चीजें पता होनी जरूर है। सबसे पहले तो कौन से साल में? तो 1812 में। किसने? तो बर्जेलियस ने। और किस परीक्षण के द्वारा? तो बोरेक्स बीड परीक्षण या फिर ब्लिस्टर परीक्षण में उसकी उपस्थिति की जानकारी हमें मिली थी। किसके अंदर? B12 में कोबाल्ट की। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। चाय और कॉफी ज्यादा सेवन में, इस चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? तो चाय और कॉफी इन दोनों का सेवन करने से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? विटामिन B3, कैल्शियम, विटामिन C और एल्बुमिन। तो इन तीन में से किसकी कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। चाय और कॉफी है उसके अंदर क्या होता है? कैफीन होता है। तो कैफीन के सेवन करने से विटामिन किसकी कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कैफीन है वो विटामिन के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है। जो विटामिन का हम अवशोषण करते हैं, यानी कि अपने शरीर के अंदर जो उसे शोषित करते हैं, उसका वो क्या करता है? अवरोध करता है और रक्तपात भी बढ़ा देता है, जिससे हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है।
तो चाय या कॉफ़ी दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों उसका हम ज़्यादा सेवन करें तो क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर और उससे रक्तपात बढ़ जाता है। विटामिन जो हम खाते हैं उस विटामिन का अवशोषण नहीं कर पाते और हृदयघात की भी संभावना हो जाती है, हार्ट अटैक की भी संभावना यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी कैल्शियम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 7। दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता किससे प्राप्त होती है? दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता किससे प्राप्त होती? दांत और यहाँ पे दांत और हड्डियों को यहाँ पे होगा दांत और हड्डियां को ताकत और कठोरता किससे प्राप्त होती है? फ्लोराइड, क्लोरीन, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो हम सब ये तो हमें पता ही होगा कि ताकत के लिए क्या होना जरूरी है हमारे बॉडी के अंदर, कैल्शियम का होना जरूरी है। तो दांत और हड्डियां इन दोनों को ताकत और कठोरता किससे प्राप्त होती है? कैल्शियम से प्राप्त होती है। कैल्शियम और दूसरा भी एक है फॉस्फेट। यहाँ पे हमें फॉस्फेट ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए सिर्फ कैल्शियम आएगा, लेकिन अगर फॉस्फेट ऑप्शन भी दिया हुआ होगा तो आंसर दोनों आ सकते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम को थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा नियमित किया जाता है। जो कैल्शियम है इसको थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा नियमित किया जाता है। ये एक चीज भी हमें याद रखनी जरूरी है। कैल्शियम की मात्रा भी हमारे शरीर के अंदर बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन दांत और हड्डियों की बात करें यहाँ पे ताकत और कठोरता की, तो आंसर क्या आएगा? कैल्शियम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर एनाफिलीज मच्छर किसके अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो ये जो नर एनाफिलीज मच्छर है, हमें पता है कि मलेरिया जैसी बीमारी जो है वो हमें मादा एनालिसिस मच्छर से होती है। तो यहाँ किसके बारे में क्वेश्चन है? नर एनाफिलीज के बारे में। तो ये जो एनाफिलीज मच्छर है वो दो होते हैं, नर और मादा। तो इनमें से क्वेश्चन क्या है कि नर एनाफिलीज मच्छर है वो अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? तो वो अपना भोजन आदमी के खून से, क्यूलेक्स के खून से, फूलों के मधु से या फिर जोंक के खून से। तो इसका आंसर आएगा फूलों के मधु से। जो नर एनाफिलीज मच्छर है वो फूलों के मधु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो इंसान के खून से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे नर और मादा के बारे में। नर जो है वो फूलों के मधु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और जो मादा है वो आदमी के खून से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन नंबर 9। मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस से पीड़ित व्यक्ति के बार-बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? जो ये मधुमेह का जो पीड़ित व्यक्ति है, डायबिटीज वाला जो व्यक्ति हो, वो बार-बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? तो ये जो वो लोग, हमें पता होगा कि ये जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा पानी पीते हैं। तो वो क्यों ज्यादा पानी उनको पीना पड़ता है? तो वो अपने बॉडी से किसे निकालने के लिए ज्यादा पानी पीते हैं? ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लूकागॉन या फिर लवण। तो हमें पता है कि मधुमेह यानी कि आसान से हमें शब्द पे से ही पता चल सकता है जो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसा होता है? वो थोड़ा मीठा होता है और उसका ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर प्रमाण बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी होती है। तो इसका मतलब कि पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है वो बार-बार? तो ग्लूकोज को कम करने के लिए वो पानी बार-बार पीता है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा उसकी बॉडी में बढ़ जाती है, इसलिए उसे क्या होता है? मधुमेह होता है। तो उस ग्लूकोज को कम करने के लिए वो पानी को बार-बार पीता है जिसे उसकी मात्रा कम की जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो इसका आंसर आएगा विटामिन सी। ये जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अब कुछ हम विटामिन सी के बारे में जान लेते हैं। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि फिर हम एसिड भी बोल सकते हैं इसे। और ये विटामिन सी हमें किसके अंदर से मिलते हैं? किसका हम ग्रहण करें तो उसमें से मिल सकता है? तो विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में से प्राप्त होता है। तो ये जानकारी हमारी होना जरूरी है। और विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है?
जोड़ों में दर्द होता है। विटामिन सी के अंदर अगर कम हो जाए, विटामिन सी की कमी अगर हो जाए तो जोड़ों में, मसूड़ों में, इन सब चीज़ों में दर्द होता है।